जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोशिका चैप्टर। मतलब अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं या आप किसी भी क्लास में हैं, आप ये क्लास देख सकते हैं, क्योंकि सेल चैप्टर मतलब कोशिका चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है वो सभी आप लोग को यहाँ पे हम करवाने वाले हैं। आप लोग को आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलना है और हम यहाँ पे आपको इसके बारे में फुल डिटेल से आपको हम समझाते चलेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे जो प्रत्येक प्रश्न में कुछ ना कुछ समझा दे आपको, और आपको यहीं पे कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा, साथ में आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। तो आप लोग क्या करिए, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में, अगर आप लाइव देख रहे हैं तो लाइव कमेंट करिए, अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बाद में भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे एक नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है आपको। एक नंबर प्रश्न कहा गया है सेल, मतलब सेल का नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। मतलब सेल जो है, ये सेल नाम कौन सा वैज्ञानिक सबसे पहले दिया था। अगर आप पढ़े होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं। 9 क्लास में भी आप पढ़े होंगे तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी को नीचे, तभी आपको मजा आएगा पढ़ने में जब आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और बाद में आप बताइएगा जो 50 प्रश्न में से आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। आप लोग अगर 9 क्लास में ही पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे कि रॉबर्ट हुक जो है वो 1665 ईस्वी में सेल का नामकरण किया था। ठीक है, तो ये जो है आपका रॉबर्ट हुक, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, सेकेंड नंबर प्रश्न है कोशिका। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो इसमें से ऑप्शन ये देखिए, कहा गया कोशिकाओं के आकार और माप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। बिल्कुल सही है, ये सही होगा, मतलब कि ये सही है। वहाँ पे कहा नहीं है, मतलब ये सही होगा। ये ऑप्शन आपका गलत होगा, ऑप्शन के हिसाब से गलत है, लेकिन कथन क्या है, सही है। दूसरा में कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। बिल्कुल सही है, मतलब ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा, लेकिन कथन सही है। तीसरा में कहा गया प्रत्येक कोशिकाओं में निष्पाद की अपनी क्षमता होती है, निष्पाद की अपनी क्षमता होती है। बिल्कुल ये भी सही है, मतलब ये भी सही नहीं होगा। अब देखिए, कहा गया सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होते हैं। ये सही नहीं है, मतलब यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको नहीं वाला पूछा था जो कौन सा नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न देख सकते हैं एनडीए के एग्जाम, जो कि कोबरा कमांडो, बहुत हार्ड एग्जाम होता है, जो कि हम खुद दिए हुए हैं। तो आप में से जो दिए होंगे उसको पता होगा इसका प्रश्न का लेवल क्या होता है, हाई लेवल का प्रश्न, वहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया था। जो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप ये प्रश्न को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न है। देखिए, अभी आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कोशिश करेंगे इसी वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट का भी क्लियर करवा दे। ठीक है, यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिकाएं कौन होता है। ये इस प्रश्न का तो जवाब आप लोग बहुत आसानी से दे सकते हैं। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सबसे छोटी कोशिका कौन सा होता है, तो सबसे छोटी कोशिका जो है, ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, जो सबसे छोटी कोशिका जो होता है वो क्या होता है, माइक्रोप्लाज्मा होता है। सबसे छोटी कोशिका कौन होता है, माइक्रोप्लाज्मा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा सबसे बड़ी कोशिका, तो याद रखिएगा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका जो होता है। सबसे लंबी कोशिका अगर आपसे पूछे, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका क्या हो जाएगा, माइक्रोप्लाज्मा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वहीं पे हम लोग बात करते हैं जीव द्रव्य के बारे में। जीव द्रव्य जो होता है, जिसे हम लोग फोटोफ्रेस कहते हैं, का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जीव द्रव्य जो शब्द है, जीव द्रव्य सबसे पहले कहते किसे है, जीव द्रव्य किसे कहते हैं। तो देखिए आप लोग ऑप्शन बताइए। यहाँ पे देखिए, मान के चलिए कोई मानव है, ठीक है, और इसके शरीर में जो भी द्रव्य के रूप में जो भी पदार्थ पाया जाता है, जीव के शरीर में जो भी द्रव्य पदार्थ पाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। तो कहा गया जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो याद रखिएगा पुरकिंजे ने सबसे पहले क्या किया था, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले यही क्या किया था, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद 5वां नंबर प्रश्न है आप लोग को, यहाँ पे दिया गया है आपको 5 नंबर प्रश्न में कहा गया है जीव द्रव्य जीवन का वह भौतिक आधार है। यह जीवन का क्या है, भौतिक आधार है। जीव द्रव्य क्या है, जीवन का एक भौतिक आधार है। यह किसका कथन है, ये किसने कहा था जो जीव द्रव्य क्या है, एक भौतिक आधार है।
तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 5 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हक्सरे। हक्सरे ने सबसे पहले कहा था जीव द्रव्य क्या है, भौतिक आधार, मतलब हमारे शरीर का भौतिक आधार जो है वह जीव द्रव्य है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 6 नंबर प्रश्न है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किसने बना होता है, यह किसका बना होता है, मतलब जीव द्रव्य जो होता है वह किसका बना होता है, यही आपसे पूछा गया है। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो कोशिका का जीवित अंश जो होता है जीव द्रव्य ये किस चीज़ का बना होता है। तो याद रखिएगा इसका, देखिए ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहा गया कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं बुआ, तो कोशिकाओं के अंदर जो चिपचिपा पदार्थ होता है, कोशिकाओं के अंदर जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य किसे कहते हैं, तो देखिए कोशिका के बीच में पाया जाता है केंद्रक, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में जो छोटा छोटा सा द्रव्य रहता है, इसमें छोटा सा द्रव्य रहता है, मतलब चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है लस्सा के जैसे, उसे हम लोग क्या कहते हैं केंद्रक द्रव्य। और कहा गया और अन्य कोशिकांग, और अन्य कोशिकांग का मतलब इसमें हम लोग जानते हैं कोशिका का जो कोशिकांग होता है वह किसे हम लोग कहते हैं, कोशिका के कोशिकांग किसे कहते हैं, गरोजीकरण, माइक्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, राइसोसोम, ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका, सेंट्रोसोम, ये सब जो होता है ये सब क्या होता है, कोशिकांग इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कोशिकांग कहा जाता है। कोशिका चैप्टर में आपको इतना ही चीज़ समझना रहता है। तो ये जो है ये पूछा गया था हमको, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य का कहलाता है, किसके बना होता है, तो ये जो होता है कोशिका द्रव्य का, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग का बना होता है। और ये प्रश्न आपको SSC CDS में आपको पूछा गया था। ठीक है, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे के प्रश्न देखिए, कहा गया कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। मतलब जो जंतु कोशिका में पाया जाता है और वनस्पति कोशिका में, वनस्पति का मतलब पेड़ पौधा, जंतु का मतलब जितना भी जीव जंतु हम लोग जैसे आ जाते हैं। तो इसमें कहा गया कौन ऐसा चीज़ है जो दोनों को क्या करता है, अलग करता है। ऑप्शन है राइबोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर, सेंट्रोर। आप लोग सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप बता चुके होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइबोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर, सेंट्रोर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है, सबसे बड़ा कोशिकांग अभी आप लोग को बताए हैं। यहाँ पे ऑप्शन है गुणसूत्र, माइक्रोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और गरोजी का, ठीक है, गरोजी उपकरण जिसे कहते हैं। तो इसका आंसर तो आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए जो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके हैं जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये प्लास्टिड हो जाएगा जो कि पादप कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 9 नंबर प्रश्न कहा गया है। अभी देखिए पेड़ पौधा के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है और आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या इसी तरह से आपका फिजिक्स का, बायोलॉजी चल रहा है, केमिस्ट्री का, इतिहास का, भूगोल का, सभी चीज़ का आपका क्या प्रैक्टिस सेट ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव करवाया जाए और इसी तरह से आपको डिटेल में बताया जाए या शॉर्टकट में डायरेक्ट आंसर बताया जाए। ये चीज़ भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आइकन ऑल कर लीजिएगा। आपको पूरा मैथ का भी क्लास चलने वाला है, आपको फ्री क्लास सभी चीज़ का चलेगा। तो इसीलिए आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहा गया है पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधा का जो कोशिका होता है इसका सबसे बाहर वाला जो भाग होता है, सबसे बाहर वाला भाग, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो हम लोग पढ़े हुए हैं, हम लोग के शरीर में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। हम लोग के शरीर में सबसे बाहरी परत जो होता है ये कोशिका के चारों साइड सबसे बाहरी
पदार्थ को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा गया पादप कोशिका, पादप मतलब पेड़ पौधा की कोशिका। तो पेड़ पौधा में जो सबसे बाहरी झिल्ली होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न यहाँ पे आपको दिया गया है, कहा गया कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति के बारे में कहा गया है, सेल वेल के बारे में होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है, ऑप्शन है पारगम्य, अर्ध पारगम्य, चयनात्मक पारगम्य, अपारगम्य। अब देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर आप 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ोगे तो आप तो ये सभी प्रश्न को बहुत आसानी से, या 9th क्लास में भी, मेरा जो ऑफलाइन क्लास चलता है उसमें 9 का, 10th का, 11th का, 12th सभी क्लास का पढ़ाई होता है। वहाँ पे आप जो भी विद्यार्थी से इस सब के बारे में पूछ सकते हैं। सभी बहुत अच्छे तरीक़ा से उस सबको अभी ही 9th क्लास में ही ये सब तैयारी करवा दी है, ठीक है, ताकि आगे वो जब आएगा तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आप ये सब प्रश्न को देखते ही कहिएगा यही है, इसको तो चुटकी में मिटाएंगे। और अगर आप अभी लाइव क्लास देख लेते हैं या ये वीडियो आप देख लेते हैं, अभी जो सेशन चलने वाला है उसके बाद आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री किसी में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। आपको फिजिक्स का भी क्लास लगातार चल रहा है, आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पारगम्य इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, जो कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आप देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, कहा गया है निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति, पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है, एक संरचनात्मक घटक है कोशिका भित्ति का, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है मैग्नीज, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम। एनडीए 2012 में ये प्रश्न पूछा गया है। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए ऐसे याद रखिए, कोशिका भित्ति क्या होता है, कोशिका भित्ति पेड़ पौधा में पाया जाता है और वह क्या होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो बहुत ज़्यादा मजबूत होने के लिए उसमें कौन चीज़ चाहिए, कैल्शियम। क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। जैसे हम लोग के शरीर में क्या चाहिए, कैल्शियम। हड्डी को क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए मजबूती प्रदान करने के लिए। हड्डी को मजबूती प्रदान करने के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होता है, विटामिन सी की, विटामिन बी की, विटामिन ए नहीं, विटामिन बी, सी, इस सब का आवश्यकता होता है। तो कैल्शियम प्राप्त होता है जिससे हमारा हड्डी क्या होता है, एकदम मजबूत होता है, किसी को मारेंगे तोड़ फोड़ देंगे, समझ गए। तो वैसे ही कोशिका भित्ति में जो है कौन चीज़ होना चाहिए, कोशिका भित्ति में कैल्शियम जो होगा, अगर होगा तो वो क्या होगा, एक संरचनात्मक घटक होता है। कोशिका भित्ति में कैल्शियम की मात्रा पाया जाएगा। 12वां नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है, यही आपसे पूछा गया। तो सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 12वां नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आंसर को बताना है जो 12वां नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, क्या कहा था, कोशिका के एक निश्चित रूप प्रदान करता है, तो वो करता है कोशिका भित्ति, क्योंकि ये सबसे बाहरी भित्ति होता है। देखिए कोशिका झिल्ली हम लोग के शरीर में पाया जाता है, पादप में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति। तो इसीलिए इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे के प्रश्न देखिए 13वां नंबर प्रश्न का आ गया, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन सा कोशिकांग है, कोशिकांग जो सिर्फ पादप कोशिका में ही रहता है, हम लोग के शरीर में नहीं पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है कोशिका भित्ति, ये तो पाया जाता है, बिल्कुल सही है। लवक, लवक हम लोग के शरीर में नहीं, पादप में ही पाया जाता है। रिक्त कायं, ये भी पादप में ही पाया जाता है। उपयुक्त सभी, मतलब इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे की प्रश्न है, आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, क्या गया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की थी, सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत आसान प्रश्न है और आपके एग्जाम में बार बार ये पूछ लेता है जो माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था, देखिए आपको अगर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या आप याद रखिएगा इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आल्टमैन जो था यही क्या किया था, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15वां नंबर प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न तो आप लोग को याद ही होगा, कोशिका का ऊर्जा गृह, कोशिका का ऊर्जा गृह जिसे हम लोग कहते हैं पावर हाउस, कोशिका के पावर हाउस
किससे कहा जाता है? कोशिका के पावर हाउस किसे कहा जाता है? और ये भी प्रश्न आप देख सकते हैं एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है 2020 में। तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी बताइए जो कोशिका के पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, नहीं भी पढ़े हैं तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कोशिका में जो होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया, ये ऊर्जा निर्माण के लिए माना जाता है। तो ऊर्जा देने का काम माइक्रोकॉन्ड्रिया का होता है, इसीलिए माइक्रोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। ऊर्जा गिरी होता है कोशिका का, पावर हाउस किसे कहते हैं? माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न तक हो चुका है। आप लोग को पूरा आंसर बताना है, उसके बाद आप लोग को बताना है जो आपका कितना सही हुआ है। आपका 50 प्रश्न का अभी सेशन ये चलने वाला है, इसमें से आपका कितना सही हुआ है। बहुत सारे विद्यार्थी लाइव जुड़ेंगे, छोड़ेंगे, या वीडियो भी देख रहे हैं तो हल्का सा देख लेंगे, छोड़ देंगे, तो उसका आधा ही ज्ञान रह जाएगा और बाद में कहेंगे जो हमसे जो है प्रश्न नहीं बनता, हमसे प्रश्न नहीं बनता है। तो आप लोग के स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 16 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया यदि माइक्रोकॉन्ड्रिया का काम अगर माइक्रोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे, क्या कर दे? बंद कर देते हैं, तो कोशिकाओं में कौन सा कार्य नहीं होगा? कोशिकाओं में कौन सा कार्य नहीं होगा? सभी विद्यार्थी अभी आप लोग को माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में बताए हैं, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया भोजन का अवकरण, भोजन का पाचन, भोजन का ऑक्सीकरण। भोजन का जो है ऑक्सीकरण होता है, ये माइक्रोकॉन्ड्रिया का होना आवश्यक है, कार्य नहीं होगा, ठीक है, नहीं था तो इसीलिए ऑक्सीकरण जो हो जाएगा ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न आप देख सकते हैं, कहा गया माइक्रोकॉन्ड्रिया, माइक्रोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय कहलाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया के भीतरी वलय क्या कहलाता है, यही आपसे पूछा गया। तो सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 17वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 17वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क्रिस्टरे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 20वां प्रश्न, 18वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे आपको दिया गया है माइक्रोकॉन्ड्रिया, माइक्रोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है, सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 18वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। 18वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए ऑप्शन है यहाँ पे, माइक्रोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है, ईस्ट में नहीं, कवक में नहीं, जीवाणु, जीवाणु में क्या होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है, मतलब जिसे हम लोग बैक्टीरिया भी कहते हैं। बैक्टीरिया में जो होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है, अनुपस्थित रहता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वहीं पे हम लोग बात करते हैं अब 19वें प्रश्न का। 19वें में कहा गया है माइक्रोकॉन्ड्रिया, माइक्रोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषकारी रासायनिक अभिक्रिया होता है। रासायनिक अभिक्रिया किस में होता है, एटीपी का संश्लेषण जो होता है ये किस में होता है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है बाहरी झिल्ली में, माइक्रोकॉन्ड्रिया के डीएनए में, आंतरिक झिल्ली में, मैट्रिक्स में। और ये प्रश्न देखिए एनडीए के एग्जाम 2021 में पूछा गया है। एनडीए के एग्जाम 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपको बताना है जो 19वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया किस भाग में एटीपी का संश्लेषण करेगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मतलब आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली में जो होता है ये क्या होता है, एटीपी का संश्लेषण होता है। उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। चलिए 20वें प्रश्न का आंसर बताइए सभी विद्यार्थी। कहा गया है निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है। डीएनए होता है ये आपसे पूछा गया है। तो डीएनए किस में होता है यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे गौरवजी उपकरण तो नहीं होता, ये ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। राइसोसोम मारने का काम करता है कोशिका का। अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या करता है, ये आपको अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसमें राइबोसोम पाया जाता है। और ये जो होता है
माइक्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। माइक्रोकॉन्ड्रिया कोशिकांग में डीएनए होता है, पूछा गया था। तो डीएनए माइक्रोकॉन्ड्रिया, या देखिए अंतःपरिद्रव्य जालिका जो होता है उसमें आरएनए पाया जाता है, और आरएनए आप लोग पढ़े होंगे, मतलब कि राइबोसोम पाया जाता है। आरएनए राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है, किसमें? अंतःपरिद्रव्य जालिका में। और डीएनए माइक्रोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर बी आपका ये प्रश्न एसएससी सीडीएस 2020 के एग्जाम में ये प्रश्न आपको पूछा गया। एसएससी सीडीएस 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आएगा, जो कि अगर आप जानते हैं तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। फटाफट आप लोग क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दिया गया है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है? कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है? पूछा गया कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य ऐसा है जो संपादित नहीं होता, यानी कि पूरा नहीं होता है। देखिए कोशिका चैप्टर जब हम लोग पढ़ें तो कोशिका में आप लोग याद रखिएगा, ये केंद्रक जो होता है ये क्या होता है? राजा होता है, ठीक है, ये क्या होता है? राजा होता है। और इसमें बहुत सारे अंगक पाए जाते हैं, सभी का कार्य अलग अलग है। अगर आप कोशिका चैप्टर में ये नहीं जानते हैं जो कौन चीज़ किस चीज़ के लिए रहता है, तो आपको बता दूं केंद्रक सभी को आदेश देने के लिए रहता है। इसमें एक पाया जाता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है ये क्या करता है? सेंट्रोसोम कहता है मतलब कि कोशिका निर्माण में नए कोशिका को बनाने के लिए सेंट्रोसोम का काम किया जाता है। गौरजी उपकरण क्या होता है? तो ये ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो हमारा ऊर्जा जीभ पर लग रहा है, तो हमारे शरीर का जो ऊर्जा है वो ऊर्जा कौन पहुंचा रहा है? गौरजी उपकरण पहुंचा रहा है। वहीं पे अंतःपरिद्रव्य जालिका जो होता है इसमें राइबोसोम का संश्लेषण होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है, मतलब कि ऊर्जा गिरी कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का, ठीक है। लाइसोसोम जो होता है ये लाइसोसोम क्या करता है? इसमें एंजाइम पाया जाता है जो कि ये किसी भी चीज़ को नष्ट कर सकता है, इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। और बहुत सारे अंगक है, तो आपको जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं वहाँ पे जिस चीज़ का उपयोग पड़ेगा उस चीज़ के बारे में आपको हम बता देंगे। तो आप लोग 21वें प्रश्न का आंसर फटाफट बताइए तो क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे जो 21वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, क्या कहा था? कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो देखिए राइबोसोम अगर नहीं होगा तो शोषण हम लोग कर सकते हैं, उत्सर्जन कर सकते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। प्रोटीन का संश्लेषण के लिए हम लोग को राइबोसोम का होना आवश्यक है, ठीक है। अगर प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए? राइबोसोम होना आवश्यक है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल, हाँ ऑप्शन नंबर सी ही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे के प्रश्न है, कहा गया है 22वें प्रश्न में दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो अभी आप लोग को बताए थे कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो देखिए उसी प्रश्न को उल्टा करके पूछ लिया है, इसमें राइबोसोम दिया था, इसमें प्रोटीन संश्लेषण। तो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है ये आपको राइबोसोम में होता है। कहाँ पे होता है? राइबोसोम में होता है, ठीक है, राइबोसोम में होता है। कोशिका में जो राइबोसोम पाया जाता है इसी में क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 23वां प्रश्न देखिए, कहा गया कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिका धनाजाल कहलाता है। धनाजाल कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है गौरजी का, माइक्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःपरिद्रव्य जालिका। तो आपको यहाँ पे बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, क्या कहा गया? महीन, शाखित, झिल्लीदार और नियमित नलिका और धना जाल के जैसे रहता है उसे हम लोग अंतःपरिद्रव्य जालिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंतःपरिद्रव्य जालिका जो होता है उसी का ये सब विशेषता है, महीन होता है, झिल्लीदार होता है और नियमित होता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न है आपका 24 नंबर दिया गया है, जो कि यहाँ पे कहा गया है प्रोटीन निर्माण का संक्रिय स्तर है। प्रोटीन निर्माण का संक्रिय स्तर क्या है? आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो प्रोटीन निर्माण जो होता है उसका संक्रिय स्तर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो देखिए प्रोटीन निर्माण का सही संक्रिय स्तर जो होता है ये राइबोसोम नहीं, राइबोसोम। अभी ये बार बार यही प्रश्न आ रहा है जो कि आपको ऊपर ही बताया है। राइबोसोम जो होता है, प्रोटीन जब ही आया तो समझ जाइए राइबोसोम के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। चलिए 25वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है कोशिकीय शोषण का संक्रिय स्तर है। कोशिकीय शोषण का संक्रिय स्तर क्या है? ऑप्शन है गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। कोशिकीय शोषण का जो होगा ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए 25 प्रश्न यहाँ पे हो चुका है, 25 प्रश्न हो चुका है और 50 प्रश्न हम लोग को करना है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देता है। इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा, उसमें आप लोग को हम 26वें प्रश्न से बताने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक क्लास समझ में आया है और वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बटन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बोले हैं आपको जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सभी विषय का पूरा तैयारी करवा जाएगा। साथ में आप लोग को सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो उसके बारे में सबसे पहले और एक सटीक इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।